गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, जीओसी के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जीओसी एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में काफी वास्ट है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जीओसी का यूज आपकी पूरी ऑर्गेनिक में होगा। अभी तुम लोगों को पता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक चल रहा है तुम्हारे बैचेस में, है ना। तो इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है, और ऑर्गेनिक को करने से पहले ना तुम लोगों को जीओसी आनी चाहिए। अगर तुम्हें जीओसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, लाइक हाइपर कंजुगेशन कहाँ लगाना है, एरोमेटिसिटी, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, अगर ये तुम्हें बेसिक आइडिया नहीं होगा ना तो तुम थोड़ा सफर करोगे, ठीक है, ग्रेड 12 की केमिस्ट्री में। इसीलिए तुम्हें जीओसी समझना जरूरी है। अब जीओसी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और अगर मैं इसको डिटेल में कराने जाऊंगी तो इट विल टेक अराउंड 13 लेक्चर्स, है ना। क्योंकि जीओसी में आपका वो वाला पार्ट भी आ जाता है जिसमें आप लोगों का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला भी आ जाता है, जिसमें आप सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट करते हो। तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ, आप लोगों को मैं उतना करवाऊंगी जितना आप लोगों को जरूरी है और जो आपके काम आने वाला है। मतलब ऐसा ना हो कि जब मैं 12th की ऑर्गेनिक कह रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें हेलो एल्केन में, कि बेटा कार्बोकेटाइन की देखो स्टेबिलिटी, और तुमको मैम हमें तो पता ही नहीं, राइट। तो अगर तुम्हें आता होगा ना तो तुम आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, जिसके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगी कि साथ साथ दोबारा बना लो, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा मेरा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ। कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन रेडिकल, इनकी मैं स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगी, और अगर टाइम होगा तो रेजोनेंस पे जाएंगे, अदरवाइज इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो प्लीज आप लोगों का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, और हर क्लास के बाद तुम्हें एक डीपीपी जरूर मिला करेगा। यानी कि अगर 5 क्लास हो रही हैं तो 5 डीपीपी, समझ रहे हो। आफ्टर ईच क्लास यू विल गेट 1 डीपीपी। क्लियर है? सो दैट आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो इस चैप्टर के, ठीक है मेरा बेटा। देखो बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ने से पहले तुम्हें छोटी बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। जैसे कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं, है ना। ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, ई पे प्लस को हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इट डजंट मीन कि जिन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब बस यही है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ऐसे न्यूक्लियोफाइल में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सेम इसमें भी ऐसा नहीं जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होता है सिर्फ वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। देयर आर अदर मेनी न्यूक्लियोफाइल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफाइल मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कोई मुझे बता पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? मैम जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड। इतना बेसिक नॉलेज तो चाहिए रहेगा मेरे को आप लोगों की साइड से, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, यानी कि खुद क्या होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार है ना। और ये कौन कौन से होते हैं? जिनके जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, है ना, या जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है। वो आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जहां जिसको इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इनको हम लुईस एसिड भी बोल देते हैं। लुईस एसिड भी वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। जैसे अगर मेरे को एग्जांपल देना हो मेरा बेटा, जैसे मान लो तुम लोगों के पास है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है,
गेटिंग माई पॉइंट। और भी ले लो, क्या कहते हैं, काफी सारी रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, आपका BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, लुइस एसिड है, AlC मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, मतलब जिनको जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब जैसे SI क्या लोगे तुम, SiF4 ले लो, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। H+ हो गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरा बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और इसमें कौन सी कैटेगरी आती है, नेगेटिवली चार्ज जो होंगे और जिनके पास क्या होंगे, हैविंग लोन पेयर, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होगी तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अमोनिया हो गया लोन पेयर है, वाटर हो गया लोन पेयर है, देख रहे हो, देख रहे हो मेरा बेटा। H2S हो गया, CH2 हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बोलो। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे क्या कुछ बच्चे, पता नहीं, ऑटो एडमिट है वैसे तो। चलो, आई होप अभी हो गए हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपको लोगों को पता होने चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। हाँ या ना, अरे 11th बिना पढ़े तो नहीं आ गए ना, पेपर तो दिया होगा तुम लोगों ने, पास भी तो हुए हो तुम लोग। बिहेविंग लाइक के बिना पढ़े तुम आ गए, तब के आ गए 11th से 12वीं में, है ऐसा तो नहीं है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो पढ़ा होगा ना, ये अब GOC छुड़वा दी थी टीचर ने, कंफर्म कीजिए, छुड़वाई थी क्या स्मृति का टीचर ने GOC? नो मैम। होगी, कुछ तो करवाई होगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जिसको नहीं पता है ना, इसको पढ़ो क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अगर ये नहीं पता ना तो इसके बिना गया काम। क्योंकि आपको ऑर्गेनिक में हर जगह क्या मिलने वाला, एक न्यूक्लियोफाइल दिखेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखेगा। जैसे कि अगर देखो मेरे पास ये है, ठीक है, अब एक बात बताओ ना, कार्बन और क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे ये भैया बैठे हैं, आ रहा हूं मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देने, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत रिएक्शंस आप देखने वाले हो। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो काम नहीं बनेगा। ऑलराइट, चलिए, उसके बाद बेटा मैं स्टार्ट करती हूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसमें आपके दो तरह के इफेक्ट आते हैं, परमानेंट इफेक्ट आता है और टेम्परेरी इफेक्ट आता है। परमानेंट इफेक्ट में आप क्या पढ़ोगे, इंडक्टिव पढ़ोगे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ोगे, जिसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हो, हाइपर कंजुगेशन, ये मेन 3 ही इफेक्ट आप लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टो ये तो करना ही नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मैं 12th की ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी तब वहां पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक का मैं आइडिया दे दूंगी। तो परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट से क्या मतलब है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जब ये इफेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको जो है पढ़ना है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है, बताओ इनमें से कौन परमानेंट इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अगर जो कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर वो आपको एक मॉलिक्यूल में दिख रही है, तो पक्का फिर वहां पे ये वाले इफेक्ट्स जो है लगने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, यस मैम। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, देखो मैं आपको ना थ्योरी से ज्यादा मैं आपको एग्जांपल दे दे के समझाऊंगी, ताकि जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वो आपके एकदम दिमाग में लंबे टाइम तक बैठ जाए। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इधर आना एक बार। लेट से मेरे पास ये कार्बन की चेन है, ठीक है, और मैंने कार्बन के साथ लगा दिया क्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप सब बताएंगे कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, मैम
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मेरा बेटा ये बताओ, अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोनेसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अगर अपनी तरफ शिफ्ट, मैं बोलू शिफ्ट करेगा, ले नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट करेगा, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव कब आते हैं चार्जेस, जब पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाता है, जैसे NaCl में। ठीक है, तो मैम क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इससे खींचा। एक बात बताओ, जो क्लोरीन का इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन से वाले कार्बन पे पड़ेगा, इस वाले पहले कार्बन पे पड़ेगा, अगर मैं 1 2 3 नाम दे दूं। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। क्लोरीन ज्यादा क्या है इस पे, इस वाले, क्योंकि ये साथ लगा हुआ है, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन से वाले कार्बन को होने वाला है, इस वाले को। जैसे जैसे मैं दूर जाती जाऊंगी तो क्लोरीन का इफेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन होगा, ये वाला कार्बन होगा। तो अगर मैं सेकंड कार्बन की बात करूं तो इसमें मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 2 बार पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं क्लोरीन से दूर जा रही हूँ, इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं तीसरे पे जाऊंगी तो देखो इस पे बहुत ही कम पॉजिटिव आएगा, चौथे पे जाऊंगी तो मैम इस पे बहुत ही कम पॉजिटिव आएगा, और थर्ड कार्बन के बाद तो ये इफेक्ट एक बार ना के बराबर हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है परमानेंट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। किसका परमानेंट पोलराइजेशन, कार्बन चेन का, किसके थ्रू, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को तो नहीं कर रहा है ना शिफ्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट कर रहा है ना अपनी तरफ। क्या ये बात समझ में आई, फर्स्ट पॉइंट बोलो, बताओ क्या कहते हो, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, जैसे क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है, कई कई टीचर की आवाज बड़ी धीरे होती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, पहले बेंच पे आके बैठ जाते हैं ताकि उनको टीचर की आवाज सुनाई दे। और कई बार क्या होता है, पीछे तक जाते जाते तो टीचर की आवाज एकदम, है ना, कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और ये तो हमें पता भी है। ठीक है, सो यहाँ पे भी यही है कि क्लोरीन का जो ज्यादा इफेक्ट है वो कहाँ पे, किसको देखने को मिलेगा, इस वाले कार्बन पे देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे क्लोरीन से आप दूर जा रहे हो तो इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, फिर दूसरा पॉइंट बोल रहा है, ये क्या है, वीक इफेक्ट है। वीक इफेक्ट क्यों है, क्योंकि थर्ड कार्बन के बाद तो खत्म हो जा रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। खत्म हुई बात, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और 3 कार्बन के एटम के बाद तो ना के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। हाइड्रोजन एटम का इंडक्टिव इफेक्ट क्या माना है, हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, 0 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, बोलो, 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। क्या ये बात क्लियर है, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ आएगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये लिखिए अपने नोटबुक में सारे बच्चे, और घर से पढ़ना जरूर है। अगर आप क्योंकि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हो रही है तो आप इस पे अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर आए तो जीओसी पढ़ लो, डेली का डेली जो काम दे रही हूँ उसको करते जाइएगा। ठीक है, चलिए ओके। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे लिखिए जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन अगर मान लो मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करूं थोड़ा सा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा मेरे लिए, फ्लोरीन होगा जो हम पढ़ते हैं, फिर ऑक्सीजन, लेकिन उसके बाद क्या होगा, sp कार्बन। मतलब ये वाला कार्बन देखो sp हाइब्रिडाइज्ड है, कैन यू सी दैट, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हेलोजन। हेलोजन में भी कौन सा मेरा बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर उसके बाद कौन सा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 वाला। ये वाला कार्बन क्या है मेरा बेटा, sp2 है, और ये वाला sp3।
तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, शायद पी ब्लॉक में बताया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, बताया था। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो जो ये पॉइंट्स बता रही हूँ इसको डब्बे में बंद करते जाओ। ठीक है, तो जब तक तुम 5-6 लेक्चर मुझसे पढ़ लोगे ना, तुम्हारा एक बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है जी, लिख लिया सबने? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद sp कार्बन की बात आती है, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर sp2 कार्बन और लास्ट में sp3। यहाँ पे तो s करेक्टर बहुत कम है, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होंगे, कम होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप कौन कौन से हैं। तो दो टाइप के हैं मेरा बेटा, कौन कौन से, प्लस आई और माइनस आई। कौन कौन से, यहाँ पे माइनस आई और प्लस आई लिखा हुआ है। ठीक है, बोलो, माइनस आई और प्लस आई, दो टाइप के। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए माइनस आई वाले कौन से होंगे और प्लस आई वाले कौन से होंगे। तो मैं आपको एक टेबल बता दूंगी और ये भी बता दूंगी उसमें से आपको कौन कौन से याद रखने हैं। ठीक है, तो माइनस आई वाले कौन से होंगे मेरा बेटा, द एटम और ग्रुप विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोस्ट होंगे। मतलब वो एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन से। क्योंकि मेरा बेटा जो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमने कितना कंसिडर किया है, 0। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे वो आ जाएंगे माइनस आई में। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। और अगर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे मेरा बेटा, प्लस आई में आ जाएंगे। और इनको क्या बोलते हैं हम, ऐसे वाले ग्रुप्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लिख दूं? कृतिका पढ़ा हुआ है पहले ये कभी? यस मैम। ठीक है। और जो प्लस आई लगाते हैं वो वाले कौन से ग्रुप होते हैं, प्रिंस, ईडीजी। कौन से होते हैं, प्रिंस, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। है क्या प्रिंस क्लास में? यस मैम। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मैं इसका मॉड्यूल भी अपलोड कर दूंगी। किसी को अगर मॉड्यूल से थ्योरी पढ़नी है तो वो मॉड्यूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में थियोरी अच्छी नहीं है बेटा जीओसी की। क्लियर है? मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, जिसको वहां से पढ़ना है वो पढ़ सकता है ना। चलिए आइए, अब बात आते हैं बेटा ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूंगी। क्या होते हैं माइनस आई इफेक्ट, वो एटम और ग्रुप जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एक बात बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन के, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, आपको सारा रट्टा नहीं मारना है ना, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ ताकि अगर आप कोई देखो स्पीसीज को और आप पता लगा पाओ कि हाँ इसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा ना मेरा बेटा, तो आने वाले समय में दिक्कत फेस करोगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सबसे आगे कौन है, क्या सबको दिखाई दे रहा है, सबसे आगे वो है जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये तो हाय तौबा वाली बात हो जाएगी। क्या कहते हो बताइए? तो यानी कि ये तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, यस और नो? Yes. बेटा ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन सीरीज है, लेकिन हमें ये थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि कौन पहले कौन बाद में। यानी कि जो पॉजिटिव वाले हैं मेरा बेटा, इनका स्ट्रॉन्गली माइनस आई इफेक्ट होगा, यस और नहीं, बताओ? और जिसमें फ्लोरीन भैया जी क्या है, सबसे आगे हैं। फ्लोरीन भैया जी सबसे आगे हैं। उसके बाद आते हैं NO2। पॉजिटिव चार्ज के बाद खत्म, तो नाइट्रोजन भैया ही आएंगे। NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। NO2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है SO3H। ये याद हो तो ठीक है, वरना इसके बाद आप CN को याद रखो। NO2 के बाद कौन है मेरा बेटा, CN है। उसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इससे खींचेगा, वो आगे खींचेगा। गेटिंग माई पॉइंट? एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। कीटोन सुना है ना, कीटोन। कीटोन के बाद आता है एसिड। एसिड के बाद आता है एस्टर, और एस्टर के बाद आता है अमाइड। तो ये एज इट इज याद रखेंगे, NO2 CN एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर अमाइड, एसिड एस्टर अमाइड। देख रहे हो, देख रहे हो मेरा बेटा? ये सबसे मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को थोड़ा क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो इसकी जो भूख है दूसरे से वो इतना नहीं अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या होता है, इसका वीक इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर अमाइड। जब आगे मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर बताऊंगी ना, वहां पे दोबारा आएंगी चीजें, और वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगी भी सही कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होता है। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, फिर कीटोन, फिर उससे कम एसिड, उससे कम एस्टर, उससे कम अमाइड। ठीक है, फिर बारी आती है मेरा बेटा हैलोजेंस की। हैलोजन में वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरा बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, ये दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो OH है और जो OR है, इधर देखो, उसमें OH का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा, मतलब OH ज्यादा स्ट्रोंगली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि R क्या होता है, अगर किसी ने सुना हो तो ठीक है, वरना ऐसे ध्यान रख लो, R आपका एल्काइल ग्रुप होता है। और अभी मैं बताऊंगी एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ठीक है, तो इतना ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखो, इधर एल्काइन और फिनाइल कैसे कंपेयर करोगे? फिनाइल क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे सारे कार्बन क्या है, sp2 है, यहाँ पे sp है, तो sp क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो ज्यादा खींचेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, फिनाइल और इसमें कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पे देखो ना कितने, 1 2 3 4 5 6 sp2 कार्बन, और यहाँ पे 2, तो इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मतलब मोटा मोटी बात क्या है, क्या है मोटा मोटी बात, कि नाइट्रोजन पे जहां पॉजिटिव चार्ज है वो तो पहले उनको अलग कर दो, उसके बाद NO2 CN अलग कर दो, फिर एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर अमाइड अलग कर दो, फिर हेलोजन की बारी आती है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। OH का OR से ज्यादा होता है, ये मेन है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। NO2 CN, ये एल्डिहाइड कीटोन, ये वाले ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब प्लस आई वाले कौन से होंगे मेरा बेटा, जो कि क्या करेंगे, द ग्रुप विच कंट्रीब्यूट और गिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही दे देंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात, आई होप समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब उसको पूरा जो है ऐसे दे देंगे, ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, राजी रह। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड वैसे भी स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट के थ्रू डोनेट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्या मतलब है मेरा बोलने का, आ जाओ। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं बेटा जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं? जैसे आपका यहाँ पे CH2 नेगेटिव और लिख लो। देखो CH2 नेगेटिव बोले तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पुश करना चाहेगा, देना चाहेगा। NH2 नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया, COO नेगेटिव हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, प्लस साइड दिखाते हैं। टर्शरी अल्काइल क्या होता है बताओगे? अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो कौन से वाले में आ जाता है मेरा बेटा, टर्शरी अल्काइल आ जाता है, इसको बोलते हैं टर्शरी। ये वाला कार्बन देखो 3 कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी क्या होता है, जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, और आपका प्राइमरी क्या होगा, जो 1 कार्बन से जुड़ा। ये मैंने
एल्काइल हैलाइड बनाया वैसे, ठीक है। तो ये कार्बन टर्शरी है, ये वाला सेकेंडरी और ये वाला प्राइमरी है। तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा टर्शरी होगा, देखो ना ये भी अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, देखो CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा। तो यहाँ पे 3 की वजह से प्लस आई है, तो ज्यादा होगा यहाँ पे 2 की वजह से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही ग्रुप अटैक है, ठीक है। तो यानी कि इसकी वजह से लग रहा है, ठीक है। चलिए मैम, फिर उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर उसके बाद CH3 और हाइड्रोजन का तो क्या हम मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा मैम, तो ये है आप लोगों को जो पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक वाली चीज है, ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। मैं क्लास के बाद टेस्ट भी लूंगी, आपका छोटा सा, तो इसीलिए ध्यान से सुनते जाओ, प्रॉब्लम है तो पूछते जाओ। उसके बाद सेकंड, ये पॉइंट्स मैंने बड़े नोट्स में एक एक चीज बड़े देख देख के डाली है बच्चों, ताकि आप लोगों के लिए नोट्स बहुत हेल्पफुल हो। तो ध्यान रखना, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद है मेरा बेटा, अगर मान लो सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल समझते हो ना तुम, जैसे मीथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, वो एल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2, ठीक है, इथाइल हो गया, है ना, ये क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं सेम टाइप ऑफ एल्काइल में, तो आपका प्लस आई भी क्या होता है मेरा बेटा, बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 3 यहाँ पे 4। तो जैसे जैसे सेम एल्काइल की अगर मैं फैमिली ले रही हूँ, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, ब्यूटाइल, पेंटाइल, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, आपका प्लस आई की पावर भी क्या होगी मेरा बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। ठीक है, चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ तुमसे, कि जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया नहीं। अभी तक मैंने जो समझाया है वो ये समझाया है मेरा बेटा, कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेसिकली वो परमानेंट इफेक्ट होता है। इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देन वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, विद, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर जाते जाओगे वो इफेक्ट क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और 3 कार्बन के बाद तो वो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, माइनस आई प्लस आई। माइनस आई वाले कौन से ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली खींचेंगे, अपने ऊपर नहीं ले लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, खींचेंगे, है ना। जैसे पिज्जा मंगवा रहे हो, एक बहन बड़ी पावरफुल है, दूसरी वाली छोटी बहन है, तुम बड़ी हो और भाई खींच लिया उससे तुमने, ठीक है, खींच लिया तुमने उससे पिज्जा, ठीक है। तो बेसिकली पर तुमने तो पूरा पिज्जा ही खींच लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ले रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। जो ज्यादा ताकतवर है वो अपनी तरफ खींचेगा, दैट्स इट, ओके। उसके बाद क्या है, प्लस आई वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। अब डोनेट का मतलब नहीं ये पूरी की पूरी उठा के दे दी, ठीक है, सिग्मा डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है। और आपको ग्रुप पता भी होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई लगाते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो माइनस आई लगाते हैं, ठीक है जी। चलिए आइए, जैसे अगर मैं छोटी सी तुम्हें एक्सरसाइज करवाऊं, तो यहाँ पे जहाँ पे सर्कल लगे हुए हैं ना, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लस आई और माइनस आई कौन से हैं, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें दिख रहा है ए वाला, तो जो CH3 पे जो सर्कल लगा हुआ है, तुम मुझे बता पाओगे कि CH3 क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्लस आई या माइनस आई? मैम प्लस आई। ओके, और सादिया कह रही है प्लस आई, वैभवी, और CH3 क्या दिखाता है, सो गए हो क्या? अरे सो गए क्या? अंजलि, स्मृतिका, सुनिधि क्या दिखाएगा? श्रुति प्लस आई। देखो ये वाला कार्बन क्या है, sp2 है ना, ये sp3। sp2 तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और sp2 तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CH3 sp3 है, और CH3 कैसा इफेक्ट दिखाता है, तुम मुझे बताओ, प्लस आई दिखाता है कि नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है मैम। यस मैम। फ्लोरीन कैसा दिखाता है, प्लस आई या माइनस आई? बोलो चलो। माइनस आई। माइनस आई। वेरी गुड। CH2 CH3 कैसा दिखाता है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई।
वेरी गुड। ये पेपर में नहीं आएंगे तुम्हारे, ये मैं अभी तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। आज का ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेई में ही आ जाएंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन आए हैं वो मैं करा दूंगी, लेकिन ऐसे टाइप इतना ये नहीं आएगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो कि है क्या। ठीक है, चलिए मेरा बेटा, जैसे ये तीन मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और नीचे 3 दिए हुए हैं, और यहाँ पे सर्कल जो लगा हुआ है ब्लू वाला, वो आपको बताना है वो कौन सा इफेक्ट। अब तुम मुझे बताओ, OH माइनस, और एक दूसरे का देख के मत बोलो, जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से बताओ। OH माइनस आई लगाएगा या प्लस आई? माइनस आई। शाबाश, माइनस आई। कलर और ले लेती हूँ, माइनस आई। और ये वाला बी वाले में प्लस आई। प्लस आई। एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई लगाते हैं। O नेगेटिव प्लस आई। वेरी गुड। एक CH2 नेगेटिव था, एक NH2 नेगेटिव था, याद करो। O नेगेटिव था, COO नेगेटिव था। ये क्या लगा रहे हैं? प्लस आई लगा रहे हैं। CO नेगेटिव भी प्लस आई लगाएगा। CF3 माइनस आई। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। G वाला बताओ, G वाला लगाएगा? नहीं, लगाएगा ही नहीं कुछ। क्यों? क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पे? देखो, नो मैम। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका? नो इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? यस मैम। चलो ये वाला देखो। चलो ये करो तुम लोग, अपनी नोटबुक में लिखो सारे बच्चे। क्या लगाएगा फर्स्ट वाला? माइनस आई। माइनस आई। गुड, शाबाश मेरा बेटा। सेकंड वाला? माइनस आई। वेरी गुड। थर्ड वाला? प्लस आई। शाबाश। आइडिया लग गया अब माइनस आई और प्लस आई वाले? ठीक है, वेरी गुड। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे हिट्रोलिसिस और होमोलिसिस। देखो होमोलिसिस क्या होता है? होमोलिसिस मतलब टूटना, होमो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास लेट से Cl है, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करती हूँ, इस बॉन्ड को ब्रेक करवाती हूँ। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, और मैं इस तरीके से ब्रेक कराऊंगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और एक किसको मिल जाए? इसको मिल जाए। अब क्योंकि मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, तो देखो मैंने पूरा एरो नहीं लगाया ऐसे, मैंने आधा एरो लगाया। देख रहे हो, आधा एरो लगाया। पूरा एरो का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंदे पे चले गए। और आधा लगाने का क्या मतलब है? हाफ एडिड एरो का मतलब क्या है कि एक एक दोनों को मिल रहा। तो यहाँ पे एक Cl नेगेटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ ये है, ठीक है। अब मैं ऐसे बॉन्ड ब्रेक करा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? CH3 रेडिकल और H रेडिकल। तो बेसिकली ये क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बने, इनको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेडिकल बोलते हैं। तो होमोलिसिस से क्या होता है? होमोलिसिस से आपके रेडिकल्स बनते हैं, और रेडिकल जो जनरली बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर। अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में या बहुत हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करा रहे हो, तो वहां पे रेडिकल्स की क्या होती है मेरा बेटा? फॉर्मेशन होती है। इज दैट क्लियर? बताइए। यस मैम। उसके बाद आता है हिट्रोलिसिस। नाम से ही पता चल रहा है हिट्रोलिसिस। अगर मान लो मेरा बेटा मेरे पास ये है CH3Cl। अब तुम लोगों को पता है कि क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर हिट्रोलिसिस मतलब तोड़ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मेरे को तो भाई साहब किसी के ऊपर तो जाना है, तो ये किसके ऊपर जाएगा? क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 के 2 उसने ले लिए। और ये बेचारा तो कुछ नहीं रहेगा, यानी कि इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलती है? कार्बोकैटायन स्पीसीज मिलगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। क्लियर है? अभी मैं बताऊंगी कार्बोकैटायन का शेप वगैरह ये सब क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैम।
अगर मान लो मैं ले लेती हूँ लेट से मान लो मैं ले लेती हूँ CH3Li। अब तुम मुझे बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या लिथियम? मैम कार्बन ज्यादा है क्योंकि लिथियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव और क्या बनेगा CH3 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बना है कार्बन है। कार्बन है। तो किस तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि आपका कार्बोकेटाइन बनेगा या फिर कार्बन है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा और फिर आप चेक कर सकते हो कि कार्बोकेटाइन बन रहा है या कार्बन अनायन बन रहा है। ठीक है, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, ऑल राइट, लिख लिया। चलिए उसके बाद आते हैं, ये आपको 3 तरह की स्पीसीज दिख रही है, इनको हम इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें वो पढ़ा रही थी केमिकल काइनेटिक्स, तो मैंने आप लोगों को एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बताई थी, और मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, याद करो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स आपके होते क्या, यही तो होते हैं जब आपका रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं होता कन्वर्ट, उसके बीच में आपके इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है। तो इंटरमीडिएट्स कौन से हैं जो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं? कार्बोकेटाइन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, लेकिन मेनली आप लोग ये 3 पढ़ते हो, जिसपे बहुत ज्यादा सवाल, या मैं बोलूंगी कि हर एक बच्चे को इन तीनों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। क्लियर है? तो अगर मैं बेटा कार्बोकेटाइन की बात करूं, तो कार्बोकेटाइन का अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो तुम बता सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। अरे बोलो ना, नहीं है क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन? यस मैम। निकाल के भी देख लो। ठीक है, अच्छा मैम ये भी ठीक है। अब इसके पास क्या है, वैकेंट p और ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास खाली जगह होगा, और खाली जगह है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये कल मैं पेपर डिस्कशन के टाइम भी करा रही थी ऐसा कुछ। ठीक है जी, और ये कैसी स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और इसका वो क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। बेटा माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है? आसान है अभी तक? अच्छा, और अगर मैं मान लो इसकी बात करूं कार्बन आयन की, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसे हो गए 8, काउंट करो, 1 2 3 6 और 2 8। ठीक है, जो आपके वो दिखा रहे हैं, लोन पेयर दिखा रहे हैं। ठीक है, एक लोन पेयर। दूसरा पिरामिडल है, पिरामिडल है ना, अमोनिया की तरह। और तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और 4th इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। बनी क्या बात? यस मैम। देखो रिवाइज करोगे ना आप लोग घर जाके तो बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें और अच्छे से रिवाइज होती जाएंगी। राइट, चलिए अब रेडिकल की बात करते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कोई मुझे बताएगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन CH? 7। वेरी गुड, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, अच्छा मैम, और हाइब्रिडाइजेशन बताओगे? sp2। sp2। बाकी बच्चे हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बताया था मैंने? अरे केमिकल बॉन्डिंग करा दी, थम्स अप क्या दे रहे हो, मुंह से बोलो अनम्यूट करके। 1 2 3, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 3। तो कितनी हो गई हाइब्रिडाइजेशन सुनिधि? sp2। ठीक है, अच्छा मैम, sp2 होगी तो यानी कि प्लेनर होगा। sp2 प्लेनर, बोलो क्या कहते हो? और कुछ दिख रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। या वेरी गुड मेरे बच्चों। क्या सिर्फ
मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे 22 के 22 बच्चों को समझ में आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए। देखो मैं यहाँ पे 2 बच्चों के लिए 3 बच्चों के लिए नहीं आती हूँ, मैं पूरी क्लास के लिए आती हूँ। तो अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रही है, माइक अनम्यूट करो और आस्क। टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो पढ़ा के लेक्चर देके चला जाए, ये भी मैटर करता है एक टीचर के लिए कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मेरा कोई पढ़ाने का फायदा नहीं है, आ रहा है तो ही मैं पढ़ाने में सक्सेसफुल रहूंगी, अदरवाइज नहीं रहूंगी। तो मुझसे अभी पूछ लो, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें वेकेंट पी और बाइटल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, या तुम्हें ये नहीं मैम 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिया आपने, कुछ भी है तो मुझसे पूछो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे लिख दिया मैम, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इवन कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं रेडिकल वाले, क्योंकि इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। पक्का? ठीक है, चलिए। तो अभी तक अगर मैं बोलूं, मेरे बच्चों से कोई भी टीचर अगर पूछ लेता है माइनस आई क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, तो तुम लोग बता सकते हो किसी को भी? ये बताओ। अगर मान लो Yes, ma'am. तुम्हारा परसों वाइवा ले लूं और मैं तुमसे ये सवाल पूछूं तो तुम मुझे बता पाओगे? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो ये आप लोगों के इंटरमीडिएट होते हैं, आपके कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोनाइन हो गया, ये सब। ठीक है, अच्छा मैम, अब आगे चलते हैं मेरा बेटा। चलिए, अब हम आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी अब यहाँ से असली कहानी शुरू होगी। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की और फ्री रेडिकल की। तो हम ना थोड़ा सा सोचते हैं। तुम एक बात बताओ, कार्बोकेटाइन में भी मैंने तुम्हें बोला कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें मालूम है कि कार्बन पे वेकेंट पी और बाइटल है। एक बात बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2, हाँ या ना? तो 2s2 2p2 का मतलब यही है। हाँ मैम, बात तो यही है। अगर मान लो मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं तो यही मतलब है, बोलो। ठीक है, Yes, ma'am. मान लो मैं CH4 बना रही हूँ तो एक एक हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ही तो करते थे हम, बताओ। और अगर मान लो मैं कोई ऐसी रिएक्शन कराती हूँ जहां पे जो ये H के साथ जो बनाया उसने इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अब जो है वो खाली हो गए, मैम कौन सी रिएक्शन कराती, वो आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएंगी। मतलब तुमने कुछ ऐसा कराया कि ये खाली हो गया। अब ये खाली को हो गया तो ये कौन सी थी, अपनी 2p थी ना। दैट इज वाई मैं यहाँ पे ऐसे ये खाली लोब्स दिखा रही हूँ। मतलब मेरे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, कार्बन के पास खाली जगह है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि बेचारा तो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है। अब कह रहा है मैम, वो कहता कि मेरे ऊपर तो देखो भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। दैट इज वाई ना, अभी आई वाज सेइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एक बात बताओ, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे बेचारे को, तो इसका घर पानी चल जाएगा, खाना पानी दाना पानी सब चल जाएगा इसका, बोलो क्या कहते हो? चल जाएगा। तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे इसके वेकेंट और बाइटल में, तो इसका गुजारा चल जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास होगा वो तभी दे पाएगा ना, ऐसा तो है नहीं जिसके पास है ही नहीं वो दे रहा है। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं तुमसे श्रुति से मांग रही हूँ कि श्रुति यार मुझे पैसे चाहिए। अब श्रुति के पास ही नहीं है तो मुझे क्या देगी? गेटिंग माई पॉइंट? अगर श्रुति के पास है कि मैम, हाँ मैम मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरे को तो 500 ही चाहिए, लो आप 500 रख लो। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसके पास होगा वही तो देगा। तो एक बात बताओ, इसको कौन देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं मैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बस, वेरी गुड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की जो भूख है इलेक्ट्रॉन के प्रति उसको खत्म करेंगे और उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 हो गया, जैसे O नेगेटिव हो गया, जैसे COO नेगेटिव हो गया, है ना, टर्शरी अल्काइल हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हो गया, ये सब क्या है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, ma'am. चलो, तो अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, तुम भी लिखो।
तुम भी लिखो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, आओ इधर आओ। रट्टा नहीं मारना, मैंने पहले बोला था ऑर्गेनिक में कुछ ऐसा होता नहीं है रट्टा मारने का, ठीक है। चलिए आइए देख, और एक है CH3 पॉजिटिव। क्या हुआ यहाँ पे, इधर आना। यहाँ पे ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच है। ये सेकेंडरी हो गया, ये कितना हो गया, प्राइमरी हो गया, और ये तो मिथाइल है, मिथाइल कार्बोकेटाइन है। ठीक है जी, पहले बताओ इतना समझ में आया? जो लिखा हुआ है अभी भूल जाओ उसको, वो उड़ा दो उसको जो लिखा हुआ है, मैं समझाऊं तो एक बात बताओ, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ है ही नहीं। तो तुम मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा कार्बन की भूख शांत करेगा, कौन सा करेगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, क्या यही मेरा ऑर्डर रहेगा मेरा बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? चलिए, तो क्या अब तुम्हें मेरी बात लिखी हुई समझ में आई? द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ड्यू टू देयर प्लस साइड इफेक्ट। क्या मैं ये बात भी लिख सकती हूँ कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की उतनी ज्यादा होगी जितने प्लस साइड इफेक्ट होगा, है ना? जितने Yes. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना स्टेबिलिटी होगा, और माइनस साइड इफेक्ट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये क्लियर हुई बात? यस मैम। यस। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। देखो ये ना एक क्वेश्चन है, घबराना मत, क्वेश्चन को देख के मैं समझाऊंगी। ये आपका जेई में ही आया हुआ था एक बार क्वेश्चन, तो अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा ना तो मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, ठीक है, दिख रहा है? तो आपको क्या बोला है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। थोड़ा सा दिमाग ही लगाओ कि कार्बोकेटाइन का मतलब है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है ना? यही मतलब है ना? तो तुम एक बात बताओ, सोच के बताना, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको ऑर्गेनिक में मैं शायद बेटा 200 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी आने वाले 3-4 महीनों में, इंक्लूडिंग 12th। 200 इतने तो आराम से सिखा दूंगी, लेकिन आपको वो घबराना नहीं है। पता क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है ना, वो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर चेंज हो जाए, जैसे आपका इनऑर्गेनिक धोखा देता है ना एक्सेप्शन लाके, ऐसा नहीं करता ऑर्गेनिक। एक बार बता दिया, पत्थर की लकीर हो गई फिर वो। तो जैसे जैसे आप मेरे मुंह से कॉन्सेप्ट सुनते जाएंगे, आप उनके नोट्स बनाएंगे, ऐसे लिखोगे नोट करके मैम ने लिखवाए थे, और उनको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करोगे, हर चैप्टर में वो आएगा। आज मैं ये करा रही हूँ ना, तुम रुक जाओ, अभी 12th की ऑर्गेनिक जब स्टार्ट कराऊंगी दोबारा आएंगी ये चीजें। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ है ना? Yes. मतलब Yes, sp वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp2 की उससे कम, और sp3 की सबसे कम। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, जो ये कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, ये sp3 कार्बन पे आया है, और ये sp2 पे। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes. यस मैम। तो एक बात बताओ, sp वाला कार्बन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? सोचो एक बार। नहीं होगा मैम। नो मैम। सोचो, sp वाला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना कार्बन, उस पे पॉजिटिव कैसे दे रहे हो तुम? उसको तो भाई साहब तुम डिस्टेबलाइज कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल C वाला होगा, उसके बाद B वाला, और सबसे लास्ट में होगा D वाला। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ से आप लोगों को पहला नोट लिखना है आज की क्लास का,
ऐसे तो मैंने शायद एक दो बातें पहले बता दी। लिखो अपनी लैंग्वेज में, लिख लो कि sp2 और sp कार्बन पर ये तुम्हारे काम आएंगे जब तुम लास्ट में जेईई मेंस का पेपर होगा ना, जब तुम्हें रिवीजन करने के लिए चाहिए होंगे, तो यही नोट्स काम आएंगे तुम्हारे। sp2 और sp कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ठीक है। मैं इसको बेशक बहुत आराम से कराऊंगी, मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर हटा दूंगी जो मैंने तुम्हारे प्लानर में डाला है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता है, तो उसके 2 लेक्चर भी हटा के मैं ये वाली क्लासेस लगा लूंगी। बट और जीओसी के कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, क्योंकि हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। तो जो कराया जा रहा है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हो गया ये वाला सवाल, कर लोगे? हो जाएगा? Yes, प्रिंस, ma'am. ताजिया, रितिमा, Yes, ma'am. वैभवी, वेरी गुड। Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोनाइन की। अब कार्बोनाइन मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, ऐसा कुछ बनवाया था मैं, सिंपल कोई भी कार्बोनाइन कितना बड़ा हो सकता है, तो मैं बिल्कुल बोलते हैं ना समझाने के लिए मैम समझा रही है CH3 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा ये क्या था मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो एक बात बताओ, इसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन रिच है, भरपूर है, तो तुम क्या करोगे? क्या इसको और इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे? नहीं मैम, नहीं देना चाहेंगे। तो तुम क्या लगाओगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैम इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो रिएक्टिव तो है ना ये, मतलब नेगेटिव चार्ज, हर कोई अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है ना, हर कोई करना चाहता है। अब ये अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इसके पास कोई ऐसा ग्रुप लगाओ ना जो थोड़ी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके इसको स्टेबलाइज कर दे, क्या कहते हो? तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओ सॉरी कार्बोनाइन, क्या कहते हो? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम बताओगे? चलो मैं देखती हूँ चैट बॉक्स में कितने तरीके के नाम आते हैं। चलो चलो चलो, वेरी गुड। लिखो चैट बॉक्स में कितने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप के नाम याद आते हैं। वेरी गुड वैभवी, NO2, CN, अरे एक ही बच्ची बता रही है, बाकी कैसे हो गए? वेरी गुड शाजिया, CHO, और वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड एस्टर हो गया, वेरी गुड NF3 पॉजिटिव, वेरी गुड एस्टर एसिड अमाइड, यस हेलोजेंस, वेरी गुड, शाबाश, याद है तुम लोग को। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, इधर देखना है एक बार, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं ये जो लिखा हुआ है ना थ्योरी में उसका क्या मतलब है। अब एक बात तो जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है दैट इज टर्शरी कार्बन है ना, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इट विल अटैच टू 3 अदर कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन आयन हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी कार्बन आयन का मतलब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, NO नहीं मेरा बेटा, NO2, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे प्राइमरी, और ये क्या है, मीथाइल है। ठीक है, अभी भी बहुत बच्चों ने जवाब नहीं दिया, तो बहुत बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं आता, पता नहीं तुम लोग कहाँ से पढ़ना चाहते हो, क्या करोगे, कुछ समझ नहीं आता है। चलो आप, तो एक बात बताओ, अगर मुझे मान लो स्टेबिलिटी बतानी हो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है ना उसके पास, तुमने ऐसे वाले ग्रुप लगा दिए जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ये तो मैम भी स्टेबलाइज कर देगा। तो ऑर्डर क्या होगा मेरा बेटा, ये होगा, बोलो। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटती जाएगी, और एक डब्बे में बंद करके लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो मैंने आपको आज 3 चीजें डब्बे में बंद करवा दी, एक ये डब्बे में बंद कर दो, ठीक है,
एक ये डब्बे में बंद करो नोट करके, तीसरा ये डब्बे में बंद करो। क्लियर है? Yes, ma'am. सुनिधि, प्रिंस, राहुल, सानिया, Yes, शिवा, ma'am. दिव्यांश, रितिका, Yes, ma'am. आइए। ओके, अब हम चलते हैं रेडिकल की तरफ। तो रेडिकल में क्या है? रेडिकल बिल्कुल जैसे तुम कार्बोकेटाइन की बात करते हो, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो जैसे जैसे मैंने आपको सेम कार्बोकेटाइन के केस में बताया है, सेम यहाँ पे भी वही चलेगा। देखो, आप में से जो बच्चे 11th में अवंती से पढ़े होंगे उनकी शायद जीओसी हुई होगी, ओम सर ने करवाई होगी, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, ma'am. चलो, बहुत सही। देखो, अब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो अगर मैं इसको ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो बात बन जाएगी। ये टर्शियरी रेडिकल है, क्योंकि जिस कार्बन पे रेडिकल है उस पे क्या है? 3 ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन रेडिकल पे 2 ग्रुप लगे हुए, दैट इज सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये मिथाइल रेडिकल। तो इसकी स्टेबिलिटी भी वही होगी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और लास्ट में मिथाइल। तो ये एक और डब्बा बंद करो कि stability of free radical is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. ठीक है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आइए मेरा बेटा, देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई ना, ऐसे टाइप के सवाल तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेंगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो। ठीक है, चलिए हैंड रेस जरूर करिएगा, पहले इसको अच्छे से देख लो, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, एंड अच्छे से इसको रीड करो, और जिसको भी समझ में आ रहा है वो प्लीज हैंड रेस जरूर करेगा। जी हाँ, प्लीज, शाबाश। वेरी गुड राहुल, प्रिंस, श्रुति, साजिया, वैभवी, रितिमा, वेरी गुड। साजिया आप बताओ मेरा बेटा। C option. वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, देखो ये तो मिथाइल है, इनको तो हटा दो देखते ही। ठीक है, ये टर्शरी है मैम, ये भी टर्शरी है, ये देखो क्या है, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा बेटा कि पेपर में सारे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आसान होंगे और तुम देखते ही बना लो। एक बात बताओ, ये फर्स्ट राउंड में हो जाएगा सवाल? Yes, ma'am. हो जाएगा। Yes, ma'am. देखते ही टिक करने वाला है। और ऑर्गेनिक में आजकल जो पेपर सेट किया जा रहा है वो थोड़ा सा बहुत हाई लेवल का नहीं करा जा रहा, बेसिक टू मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस जो हैं आजकल एनटीए डालने की, एनटीए तो कंडक्टिंग बॉडी है, एक जो भी बना रहे प्रोफेसर वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, चलो मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये किसी उसमें नहीं आया हुआ, ये आपके किसी बुक से मैंने लिए हैं, स्टैंडर्ड बुक से। आइए मेरा बेटा, और इसके लिए बुक प्रैक्टिस अगर किसी को करनी है, वैसे तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, अगर तुम लाइक जो मैं क्वेश्चंस दूंगी ना वही कर लो, बहुत है। MS चौहान की बुक आती है बेटा, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक। इवन मैंने भी जब अपने टीचिंग करियर में पैर मतलब स्टेप इन किया था तो मैं वो बुक को सॉल्व करती थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है। वैसे टाइम आप लोगों के पास आई नो है नहीं, तो आप उतना जरूर कर लो जितना आप लोगों को मैं दे रही हूँ, डीपीपी में दे रही हूँ, मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। ठीक है, बाकी कभी मन चाहे तो आप जरूर, वो PDF भी मिल जाएगी उसकी बुक की गूगल पे, तो आप वो सर्च भी कर सकते हो। MS चौहान की बुक है, MS चौहान। ठीक है, चलिए, जैसे बेटा पहला वाला सवाल है, A पार्ट है, तो तुम ये बता सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा? कृतिका Yes, ma'am. बताओ मेरा बेटा, बताओ। मैम MECHO2 का मैम ज्यादा होगा। आपको ये बोलना है टर्शरी वाले का ज्यादा होगा।
Me3C नहीं इसमें बोलोगे, टर्सरी है ना? हाँ, टर्सरी का ज्यादा होगा। बिकॉज Me क्या है, Secondary मिथाइल है बेटा। ठीक है, चलिए बी पे चलते हैं। बी में क्या लगे हुए हैं, हेलोजेंस भी लगे हुए हैं। देखो अब आपको बताना है कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, कोई मुझे बताएगा? अगर एक काम कर दो, मैं ABC लिख देती हूँ। ठीक है, अब बताओ बताओ कौन सा होगा बी ऑप्शन में? सी वाला। सी वाला ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन और क्लोरीन तो क्या है, -I लगाएंगे, और -I तो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सी वाले का सबसे ज्यादा होगा। अब इसमें कैसे करोगे डिफरेंशिएट, पावर के बेसिस पे। तो फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रोंगली -I इफेक्ट लगाता है, तो वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, हो जाएगा। चलिए नीचे वाला कीजिए। मैम सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि वो टर्शरी है। ये देखो इधर आओ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं दूसरा कलर से दिखा देती हूँ, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये देखो ना 1 कार्बन से जुड़ा है। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला मैं बता देती हूँ। मैंने एक इफेक्ट वहां पे लिख लो एग्जाम्पल में, कि जो ट्रीटियम का होता है, देखो हाइड्रोजन का तो 0 होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यूटेरियम का उससे ज्यादा होता है, ट्रिटियम का उससे ज्यादा होता है। 3 आइसोटोप होता है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ट्रिटियम का +I इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा वैल्यू आती है उसकी। और हाइड्रोजन की तो वैसे भी तुम्हें पता 0 होती है, तो उससे तो ज्यादा ही होने वाला है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का। तो ये इसका जो ऑर्डर होगा वो ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना, काम में आएगा बेटा, वहीं लिख लो आप। ठीक है मेरा बेटा, चलिए ये बताइए, ये तो सेम ही हो जाएगा रेडिकल वाला, है ना? बिल्कुल वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला ही बात हो गई ये तो। मैम किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछिए। नो नहीं है? मैम। चलिए नो मैम। चलिए, अब आप क्या करोगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी करोगे, कल मैं रेजोनेंस करवा दूंगी। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, ए वाला ज्यादा स्टेबल है, बी वाला? बी वाला। वेरी गुड, बिकॉज NO2 का पावर ज्यादा होता है फ्लोरीन से। ठीक है, थोड़ा सा बेटा डिस्टेंस भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आगे आपका हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस भी आएगा, तो वो वाले फैक्टर भी हमें कंसिडर करने होंगे, बट अभी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, सिर्फ ये -I, और -I क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ खत्म होता जाता है। तो यहाँ पे एक DNP रूल भी होता है, डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखोगे, जो डिस्टेंस कम है वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर आप देखोगे जो नंबर, अगर डिस्टेंस सेम है तो आप देखोगे नंबर में कौन ज्यादा है। अगर मान लो एक जगह 3 क्लोरीन है और एक NO2 है, तो 3 क्लोरीन वाले जीत जाएंगे, बिकॉज नंबर में ज्यादा है। अगर नंबर भी सेम है देन फिर आप पावर पे जाओ। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी क्लास में। ठीक है जी, चलिए चलिए, और क्वेश्चन 2 में देखो कौन सा वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ABC? सी। क्योंकि मैम ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उतना ही वो क्या करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आसान था, आया? आई होप इंडक्टिव इफेक्ट मेरे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। जो जो मैंने तुम्हें 4 डब्बे बनवाए हैं उसको बना लेना। कौन कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, और sp2 और sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। और ये भी एक लिख लेना DNP रूल, ये मैं आपको इसके क्वेश्चंस आगे आओगे ना तो क्लासेस में आप लोगों को कराऊंगी। अब तुम्हें एक छोटी सी प्यारी सी DPP मिलेगी, उस DPP में क्या होगा, आंसर की भी है, उसमें बस तुम्हें ये बताना होगा कि कौन +I लगा रहा है और कौन -I, सो दैट तुम्हारा आज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है जी? यस मैम। और वो Yes, सिर्फ ma'am. 15 मिनट लेगा तुम लोगों को। कितने मिनट लेगा?